तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमने थंबनेल में आपको दिखा दिया था पहले ही कि आज हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है और बहुत ही अच्छी क्लास होगी ये, बहुत शानदार। जैसा कि लिखा हुआ है बेस्ट एवर क्लास, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट इसमें इंक्लूड किया है, तो आप इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल जिसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड इंग्लिश में, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पाषाण युग यानी स्टोन एज। ये वो समय है जब इंसान की सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, यानी इंसान को सभ्यता संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, वो केवल एक जानवर की तरह व्यवहार करता था। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ प्रागैतिहासिक काल, ये दो शब्दों के संधि से बना है। प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक का अर्थ होता है प्राचीन, और ऐतिहासिक का मतलब ऐतिहास से यानी इतिहास से संबंधित। और प्राक का मतलब क्या होता है, मैंने प्राचीन, या इसको बोल सकते हैं आप पहले का। ठीक है, प्राचीन या पहले का, यानी कि इतिहास से भी पहले का जो समय है वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, तो वो हमारा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि इस तरह से मनुष्य पहले क्या था, आप बोल सकते हैं वो एक आदि मानव था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतिहास का जो विभाजन हुआ है वो किस प्रकार से किया गया है विद्वानों के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या हुआ, प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है, यानी इतिहास से भी पहले का समय जो था वो किस में आता है, प्री हिस्टोरिक टाइम में या प्रागैतिहासिक। प्री का मतलब पहले, प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि उस समय इंसान क्या था, आदिमानव था, तो उसका कोई लिखने पढ़ने से, सभ्यता संस्कार से कोई मतलब ही नहीं था, तो उस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिला है। याद रखिएगा, प्राप्त के आगे क्या लिखा है, क्रॉस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको कोई भी लिखित साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल का नहीं मिला है। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी इंसान सबसे पहले जो यूज में लाया है वो ऑब्जेक्ट, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट था यानी प्राकृतिक वस्तु थी, वो थी पत्थर। ठीक है, हमारा इतिहास पत्थरों से जुड़ा हुआ है, तो पत्थर वाला जो समय था स्टोन एज या पाषाण काल कहलाया, स्टोन एज। ठीक है, अब विद्वानों ने पाषाण काल को कई भागों में विभाजित किया, जैसे पुरा पाषाण काल जिसको आप बोल सकते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, या इसको सही से बोलिए पैलियोलिथिक एरा। ठीक है, पैलियो का मतलब पुराना, लिथिक मतलब पाषाण से। ठीक है, लिथिक शब्द जहां भी आएगा याद रखिए दोस्तों, लिथ का मतलब होता है चट्टान से या पत्थर से। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एरा, नव पाषाण काल नियोलिथिक एरा, ताम्र पाषाणिक काल यानी कि कैल्कोलिथिक एरा, और महापाषाणिक सभ्यता यानी मेगालिथिक कस्टम या सभ्यता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो अगला विभाजन किया विद्वानों ने आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में। आद्य ऐतिहासिक काल भी दो शब्दों की संधि से बना है, आदि धन ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, आदि का मतलब होता है आरंभ, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित हो, यानी कि यहाँ से इतिहास का आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ से इतिहास का आरंभ होता है, लेकिन आरंभ हो कैसे रहा है, लिखित साक्ष्य मिल रहा है हमको, लिखित साक्ष्य हमको मिल रहा है, लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, यानी हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक, जैसे कि इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आप कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो ये सभ्यता जो है
जो उस समय की सभी सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम कौन सी सभ्यता या कौन से इतिहास को पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को पढ़ते हैं या सिंधु सरस्वती सभ्यता को भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है ऐतिहासिक काल, जिसको आप हिस्ट्री या हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल को ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले तो ही हैं, इसके साथ साथ वो पढ़ने योग्य हैं और पढ़ के हम इसके बारे में इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समय कब से कब तक का है, वैदिक काल से, यानी जब वेदों की रचना हुई, संकलन हुआ, तब से अब तक का जब लिखित साक्ष्य हमको मिला है और हम पढ़ने में सक्षम हो पाए, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इतिहास या ऐतिहासिक काल आगे चल के 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन या एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन या मिडिवल हिस्ट्री और आधुनिक या मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, याद रखो, पा से प्रागैतिहासिक काल और पा से ही क्या है, पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या एज या इरा, और इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। जब प्राप्त ही नहीं हुआ तो पढ़ेंगे क्या, तो इसलिए लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ ना हमको पढ़ने में इसमें सफलता मिली है। मिले जब प्राप्ति नहीं हुआ तो पढ़ के सह सकते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल, और पाषाण काल को इस 2 भागों में देखिए, मुख्य रूप से पाषाण काल को 3 भागों में ही बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, इसके बाद ये थोड़ा व्यापक दायरे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर विद्वानों में बांटा आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पे यड़ संधि हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो व्यंजन संधि हुई है। का है तीसरे में बदल गया गा में, और यहाँ पे दा के ऊपर छोटी की मात्रा और इन दोनों का मेल हुआ तो दया बन गया। ठीक है, तो जहाँ पे या के साथ कुछ आधा आता है तो वो यड़ संधि होती है। आद्य ऐतिहासिक काल में भी क्या है, यड़ संधि। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, लिखित साक्ष्य हमको मिला लेकिन वो पढ़ने योग्य नहीं था, या हम इसको बोल सकते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ पाए, जब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड जो है, इसमें लिखित साक्ष्य मिले भी और हम पढ़ने में सक्षम भी रहे, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। और ये कब से कब तक का समय है, तो वैदिक काल से लेकर आजादी तक या अब तक का समय, जिसमें भी आपको लिखित साक्ष्य पठनीय यानी पढ़ने योग्य मिलते हैं, वो क्या किसमें आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जब हम, आपने थंबनेल में देखा कि प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो प्रागैतिहासिक काल का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा विवरण पढ़ते हैं। जैसे पूछा गया कि इतिहास के जनक कौन है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से भी पहले इतिहास के जनक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतिहास के जो जनक उनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोटस, और ये ग्रीक विद्वान थे, और इन्होंने ही सबसे पहले सिस्टमेटिकली हिस्ट्री को लिखा है, कहानी के रूप में नहीं, एक कालक्रम के अनुसार। ठीक है, कालक्रमिक रूप में लिखा है। इनको संस्कृत में नाम दिया गया हरिदत्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनको संस्कृत में क्या कहते थे, हरिदत्त कहते थे। और इन्होंने अपनी रचना हिस्टोरिका में अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बना के इतिहास रचा है, और इन्होंने ही हिस्ट्री शब्द दिया था इतिहास के संदर्भ में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आप कई बार सुनेंगे इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए लिखा है क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। संस्कृत में इनका नाम क्या हो गया, हरिदत्त। ठीक है, किस जगह संबंधित है, तो यूनान या ग्रीक संबंधित है, और इनकी किताब का नाम हिस्टोरिका, और पेलोपोनेशियन युद्ध इनका इतिहास का विषय है। और हिस्ट्री शब्द के जनक भी कौन है, हमारे हेरोडोटस नाम के जो विद्वान है। बस में। और दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि इनको इतिहास का जनक किसने कहा, तो याद रखिए दोस्तों, इनको इतिहास का जनक, क्या हो गया भैया, तो इनको इतिहास का जनक सिसरो नाम के रोमन विद्वान या वक्ता ने कहा है। ठीक है, तो याद रखिए, सिसरो नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने
हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रहेगा ना। तो देखो दोस्तों कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। किसने कहा, तो सिसरो नाम के विद्वान ने कहा। और इनका संस्कृत में नाम क्या है, हरिदत्त है। इनके इतिहास का विषय क्या था, पेलोपोनेशियन युद्ध था, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास के जनक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है, तो याद रखिए मेगास्थनीज, जो ग्रीक राजदूत था, सिकंदर के प्रमुख सेनापति सेल्यूकस निकेटर का, वो भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। इसने क्या किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, काफी साल रहा था, और इंडिका नाम की अपनी रचना में मौर्य काल के भारत का इतिहास दर्शाया है, क्योंकि उस समय मौर्य काल भारत के एक व्यापक क्षेत्र में विस्तृत था, ठीक है। तो याद रखिए, अगर पूछे कि इंडियन हिस्ट्री के जनक कौन है, वो इज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो आपको बताना है मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वो किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था, तो वो सिकंदर का राजदूत था, ठीक है। ये सब आपको मौर्य काल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक कौन है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक, तो इंडियन प्री हिस्ट्री के जनक है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट इंडियन प्री हिस्ट्री के जनक है, यानी भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने 1863 में चेन्नई के पास एक स्थान है चिंगलपुट, वहां पे उस जिले में पल्लवरम नाम का एक स्थान है, और वहां पे उन्होंने सबसे पहले पुरा पाषाण, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, पुरा पाषाण उपकरणों को यानी पैलियोलिथिक टूल्स की खोज की थी, और जिसने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की नींव रखी, ठीक है। तो याद रखिए, चिंगलपुट बहुत कम दिया गया, पलावरम ज्यादा दिया गया, तो याद रखना आपको। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, कौन सी मिट्टी थी वो, तो लेटराइट मिट्टी थी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी में से निकाला था हस्त कुठार, ठीक है। इंसान ने सबसे पहले जो हथियार देखा था वो कौन सा था, तो वो था कुल्हाड़ी, ठीक है। तो कुल्हाड़ी की खोज की थी इन्होंने कहां से, 1863 में चेन्नई के चिंगलपुट जिले के पल्लावरम नाम के स्थान से, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट। उसके बाद दोस्तों, अगर बोले भारतीय पुरातत्व विज्ञान यानी इंडियन आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है। ये ब्रिटिश सेना इंजीनियर थे, जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की है, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, कि अगर आपसे पूछ ले कि इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। उनका संस्कृत में नाम क्या, हरिदत्त है। किताब का नाम क्या है, हिस्टोरिका। इनको किसने कहा कि इतिहास के बाप हैं, तो सिसरो ने कहा। इनके इतिहास का विषय क्या था, पेलोपोनेशियन युद्ध है। और इन्होंने कौन सा शब्द दिया, तो हिस्ट्री शब्द इन्हीं की देन है, ठीक है। इसके बाद भारतीय इतिहास के अगर जनक की बात करें, तो वो मेगास्थनीज थे, जो ग्रीक विद्वान थे, सिकंदर के प्रमुख सेनापति सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इन्वेस्टर था। और उसने अपनी किताब लिखी इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य काल के भारत का इतिहास लिखा। उस समय मौर्य काल भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक की बात करें, तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री है रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिन्होंने 1863 में चेन्नई के चिंगलपुट जिले के पलावरम नामक स्थान पर सबसे पहले पूरा पाषाण उपकरण के यानी कि हस्त कुठार यानी हाथी वाली कुल्हाड़ी की खोज की थी लेटराइट मिट्टी में से। तो इसलिए इनको कहा गया क्या, इनको कहा गया भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक, ठीक है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक कौन है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1861 में एएसआई की स्थापना की थी। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतिहास का काल विभाजन आपको बताया, और उसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है किसको, प्रागैतिहासिक काल को। जब भी, जैसा कि अभी मैंने कई बार आपको बताया, तो प्रागैतिहासिक जो है वो दो शब्दों के संधि यानी मेल से बना है, प्राक धन ऐतिहासिक। प्राक का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, इतिहास से पहले का भी जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और यहाँ पे हमको पढ़ना है आदि मानवों के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में,
उनका रहन सहन वेशभूषा क्या था इसके बारे में, ठीक है। तो आप जैसे कि बचपन से सुनते आए हैं इंसान जो है वो बंदरों से बना है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। इंसान जो बना है वो प्राइमेट्स से बना है। प्राइमेट्स क्या होते थे? प्राइमेट्स नर वानर होते थे, ठीक है। और ये प्राइमेट्स की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो याद रखिए दोस्तों, उत्पत्ति हुई है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है, क्योंकि यहीं से इंसान की उत्पत्ति हुई है, यहीं से सबसे पुराने अवशेष मिले हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मानव सभ्यता की जन्म स्थली, ठीक है। तो फिर से देखिए, प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर वानर, ठीक है। प्राइमेट्स का अर्थ क्या होता है? नर वानर। और यही नर वानर आगे चल के क्या बन गया? लंगूर बने। लंगूर से बनता है क्या? होमोनिड्स। क्या बनते हैं? होमोनिड्स। होमोनिड्स का अर्थ होता है मानव सदृश। मानव सदृश, सदृश मतलब जैसा, सा मतलब समान, दृश्य मतलब दिखने वाला, ठीक है। प्राइमेट्स में होमोनिड्स का अर्थ होता है मानव जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो ये आपको आधुनिक मानव का क्रमिक विकास है कि कैसे कैसे इंसान धीरे धीरे जानवर से क्या बना, इंसान बना, आधुनिक मानव बना। तो सबसे पहले होमिनिड्स आते हैं। होमिनिड्स में दोस्तों आते हैं ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ठीक है। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में थोड़ा सा फर्क ये है कि ड्रायोपिथेकस जो थे वो लंगूरों की भांति यानी बंदरों की भांति ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन जो रामापिथेकस थे वो इंसानों की भांति ज्यादा दिखाई देते थे, ठीक है। इन दोनों की जन्मस्थली क्या है दोस्तों? अफ्रीका है। ये अर्ध उत्थान मुद्रा यानी थोड़ा सा उठे हुए और थोड़ा सा झुके हुए चलते थे, ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अर्ध उत्थान का मतलब होता है थोड़े से झुके हैं, थोड़े से उठे हैं, ठीक। और ये इनका समय क्या था? तो दोस्तों याद रखिए, प्लीस्टोसीन युग यानी हिमकाल की बात हो रही है, ठीक है। आइस एज की बात हो रही है, जब बर्फ थी, ठीक। ये कालांतर में इवोल्व हुए यानी कि इनमें परिवर्तन हुआ, तो ये बन गए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इन्हीं से उत्पत्ति किसकी? एक नई प्रजाति की, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जब भी दोस्तों जब ऑस्ट्रेलो शब्द आएगा तो याद रखिए ये दक्षिण से संबंधित है। ऑस्ट्रेलो शब्द किससे संबंधित है? दक्षिण संबंधित है। तो इनका शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिणी वानर, ठीक। दक्षिणी वानर कहाँ की बात हो रही है? तो याद रखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग की बात हो रही है, ठीक है। इसमें इनको क्या बोला गया? तो इनको प्रोटो मानव या आद्य मानव बोला गया, ठीक है, आरंभ के मानव। ये पहले ऐसे मानव थे जो सीधे चलते थे। कैसे चलते थे? सीधे चलते थे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ लूसी, ठीक है। तो लूसी के बारे में आप जान लीजिए, 24 नवंबर 1974, ठीक है। 24 नवंबर 1974 को इथियोपिया, इथियोपिया किसका देश है? तो अफ्रीका का देश, आप जानते हैं, ठीक। इथियोपिया से एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म मिला है और उसकी लगभग 44% हड्डियां मिली हैं। उसका नाम रखा गया उस समय क्या? लूसी। उस समय गाना चल रहा था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया लूसी, ठीक है। तो ये जब लूसी के बारे में अध्ययन किया गया, इसके जीवाश्म के बारे में अध्ययन किया गया, तब पता चला कि हम लोग पहले कैसे थे, ठीक है। क्योंकि इसका जो जीवाश्म मिला है उसमें मोस्टली जो कंधे हैं, पैर हैं, वो सब इंसान की तरह हैं, बस इसमें इसका जो मस्तिष्क है वो बंदर की तरह छोटा था, बस में। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी वानर प्रोटो मानव या आद्य मानव कहलाते थे, पहला सीधा चलने वाला मानव था। और लूसी नाम का जो जीवाश्म है, अगर आपसे पूछे कि किससे संबंधित, तो याद रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित है। उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। ये डेट याद रखिएगा, 1974 में इसको खोजा गया था वहां पे इथियोपिया में, बस भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आगे इवॉल्व होके क्या बन गया? होमो हैबिलस, ठीक। होमो का मतलब भी इंसान से ही है, हैबिलस का मतलब क्या हुआ? हैंडीमैन, ठीक है। यानी होमो हैबिलस जो थे वो कलाकार, कारीगर आदमी आदमी थे, या कारीगर मानव या सक्षम आदमी कहलाते थे, ठीक है। ये प्रथम वास्तविक मानव थे, ठीक। यहाँ से लगने लगा कि हाँ, इंसान ज्यादा लग रहे हैं, बंदर कम लग रहे हैं, ठीक। प्रस्तरा युद्ध निर्माणक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपका हिंदी का ज्ञान परीक्षा के लिए है। तो प्रस्तर धन आयुध, क्योंकि ये कारीगर मानव थे। आयुध का मतलब होता है हथियार, ठीक है। हिंदी का अगर आपको ज्ञान है तो आयुध का मतलब आपको पता होगा, हथियार या शस्त्र अस्त्र की बात हो रही है। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, ठीक। तो ये पहले ऐसे मानव थे जिन्होंने पत्थर से हथियार बनाए, ठीक है। और ये कैसे प्रवृत्ति के थे? तो शाकाहारी प्रवृत्ति के थे। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि पहला ऐसा कौन मानव था जिसने पत्थर से क्या बनाया? हथियार बनाया, तो वो थे होमो हैबिलस, ठीक है। होमो हैबिलस का अर्थ क्या होता है? कारीगर मानव या सक्षम आदमी, ठीक। इसके बाद दोस्तों आते हैं होमो इरेक्टस, इवॉल्व होके बन गए होमो इरेक्टस, ठीक है। वर्ड पकड़ लिए,
यहाँ पे लिखा हुआ इरेक्टस, जब भी इरेक्टस वर्ड या इरेक्शन लिखा होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्तेजना या सीधे खड़े होने से, ठीक। तो ये होमो इरेक्टस जो थे ये क्या थे, इसका अर्थ क्या होता था, सीधा खड़ा मानव, ठीक, सीधा खड़ा मानव। और ये हस्त कुठार निर्माण, यानी कि इन्होंने क्या किया था, हाथ वाली क्या बनाई थी, कुल्हाड़ी बनाई थी, ठीक। ये कुल्हाड़ी बनाने वाले मानव थे, बस में इन्होंने क्या किया था, कुल्हाड़ी बनाया था और आग का आविष्कार भी इन्होंने किया था, ठीक है। आग का आविष्कार पत्थर करके इन्होंने किया था। ये एशिया और यूरोप में प्रवास किए ना, ये एक जगह पे रुके नहीं, होमो इरेक्टस जो थे वो एक जगह रुके नहीं, वो अफ्रीका से प्रवास करते जाते कहाँ, एशिया और यूरोप में, ठीक है। इस तरह से नई नई जलवायु में पड़ के नई नई प्रजातियों का और जन्म होता है। और ये जो थे ये मांस भक्षक थे, ठीक है। जहाँ पे आपने देखा होमो हेबिलस जो थे शाकाहारी थे, वही होमो इरेक्टस क्या थे, मांस भक्षक थे। फिर ये दोस्तों आगे क्या बन गए, वो बन गए होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस, या उन्हें बोला गया निएंडरथल, ठीक है। इनका अर्थ होता है बुद्धिमान मनुष्य। और जो निएंडरथल है वो जर्मनी में एक घाटी है, निएंडरथल घाटी, उन्हीं के आसपास इनका अवशेष मिला है, तो उसके नाम पे इनका नाम पड़ गया होमो सेपियंस निएंडरथल, ठीक है। और ये पहले ऐसे आदिमानव थे जिन्होंने अंतिम संस्कार की क्रिया अपनाई, ठीक है। ये अपने पूर्वजों के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करते थे। और ये यूरेशियन का मतलब हुआ यूरोप और एशिया में प्रवास करते थे, इतनी बात सुनाई। इसके बाद दोस्तों ये और जब इवॉल्व हुआ, बन गया आज का मानव जो कहलाता है होमो सेपियंस। हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस और इसका अर्थ होता है आधुनिक मानव। हम विकसित मानव हैं, कलाकार हैं। और ये जो मानव थे उस समय के, अभी से भी तो अभी इतने तो विकसित नहीं थे, तो वो पुराने वाले होमो सेपियंस जो थे वो विकसित थे, कलाकार थे, गुफा चित्रकार थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। इसके साथ साथ हस्तदंत मूर्तिकार। अब हस्त का मतलब होता है हाथी, दंत मतलब दांत, ये हाथी के दांत को तराश के मूर्ति बनाने में कुशल थे, ठीक है। उम्मीद करते समय फिर से देखते हैं। प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर वानर। नर वानरों से बने क्या, एप्स। एप्स यानी लंगूर, बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, जितने भी आपको दिखते हैं वो सब इन्हीं के क्या है, वंशज हैं, ठीक है। और उसमें से एप्स से क्या बन गए, होमोनिड्स बन गए। होमोनिड्स में आते हैं ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, इनकी जन्मस्थली अफ्रीका। आधे उठे हुए आधे झुके हुए चलते थे, हिमकाल से संबंधित है, ठीक है। ये आगे चल के इवॉल्व हो गए, यानी उत्परिवर्तन हुआ इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। जो दक्षिणी वानर कहलाते थे, प्रोटो मानव, आद्य मानव कहलाते थे, पहला सीधा चलता मानव था। और लूसी नाम का जो अवशेष मिला है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। कहाँ से मिला, इथियोपिया में 1974, ठीक है। 1974 याद आता है पोखरण परमाणु परीक्षण, ठीक है। इसके बाद ये फिर से उत्परिवर्तित हुए, होमो हेबिलस कहलाए। होमो हेबिलस का अर्थ होता है कारीगर मानव या सक्षम मानव। प्रथम वास्तविक मानव था ये, और पत्थर के आयुध यानी हथियार बनाने में सक्षम थे। ये शाकाहारी प्रवृत्ति के थे, ठीक है। इसके बाद ये फिर वोल हुए, बन गए होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब है इरेक्शन से, इरेक्शन मतलब सीधा खड़े होने से। तो ये सीधे खड़े मानव थे। इन्होंने हाथ वाली कुल्हाड़ी बनाई, कुठार मतलब कुल्हाड़ी। इन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, एशिया यूरोप तक फैले, अफ्रीका तक सीमित नहीं रहे। ये मांस भक्षक प्रवृत्ति के थे, ठीक है। ये फिर से वोल हुए, होमोसेपियंस निएंडरथल कहलाए। इसका अर्थ होता है बुद्धिमान मनुष्य। जर्मनी की निएंडरथल घाटी पर इनका नाम पड़ा। और पहले ऐसे आदिमानव थे जिन्होंने अंतिम संस्कार करना पसंद किया। ये भी यूरोप और एशिया में फैले हुए थे। फिर ये बोल होते हैं होमोसेपियंस कहलाते हैं। होमोसेपियंस का अर्थ होता है आधुनिक मानव। ये विकसित थे, कलाकार थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे और हाथियों के दांत से तराश के मूर्तियां बनाते थे। याद रखिए मानव सभ्यता की जन्मस्थली किसे कहते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप। उम्मीद करते हैं ये भी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पुरा पाषाण काल, जो पाषाण युग का एक खंड है। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, इंग्लिश में पुरा को बोलते हैं पैलियो, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल को ही इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक एरा। लिथ शब्द अभी आपको बताया, लिथ का संबंध किससे, चट्टान या पत्थर से है, बस भाई। इरा का मतलब होता है एज या काल या समय, और पैलियो का मतलब होता है पूरा, ठीक। यानी पाषाण काल में भी जो सबसे पुराना समय है वो किस में आएगा, पूरा पाषाण काल में आता है। इसकी टाइम पीरियड जो है, इसका टाइम पीरियड जो है आपको उसमें डाउट नहीं रखना है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व, कुछ में लिखेगा 3 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। तो इतना प्राचीन समय जिसके बारे में आप एग्जैक्ट समय का जो निर्धारण है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे गए हैं, ना के बराबर पूछेंगे, तो इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटा आप याद रखिए कि आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद ये खोजकर्ता इसके कौन थे, तो याद रखिए दोस्तों,
पूरा पाषाण शब्द किसने दिया है? तो जॉन लुबाक ने दिया है। किसने दिया है? जॉन लुबाक ने दिया है। ये भी एक विद्वान थे जाने माने, इन्होंने एक किताब लिखी, उसकी किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम। ठीक है, याद रखिए, प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसकी पुस्तक है? तो याद रखिए जॉन लुबाक की है। और उन्होंने इसमें पाषाण काल को दो भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक और नव पाषाण काल नियोलिथिक। ठीक है, ये भी याद रखिए। और 1865 में नामकरण के साथ साथ इन्होंने एक किताब लिखी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, जो इतिहास से संबंधित है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। लेकिन अगर खोजकर्ता की बात करें तो याद रखिए दोस्तों, रॉबर्ट ब्रिस्पुट, बता दिया अभी आपको कि चिंगलपुट के पल्लावरम नामक स्थान पर, जो तमिलनाडु में स्थित है, इन्होंने 30 मई 1863 को क्या किया था? एक लेटराइट मिट्टी में दबी हस्त कुठार यानी हाथ वाली कुल्हाड़ी की खोज की थी। ठीक है, और यहीं से नींव पड़ी किसकी? पुरा पाषाण काल की। ठीक है, ऐसा भी कुछ था, ये जान गए। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, ये आखेटन और खाद्य संग्रहण का काल था। आखेटन का मतलब होता है शिकार। ठीक है, याद रखिए, थोड़ी हिंदी भी सीखिए, अच्छी हिंदुस्तानी है तो हिंदी सीखना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत अच्छी भाषा है हिंदी। आखेटन का मतलब होता है शिकार से, और आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। तो आखेटन वर्ब है, शिकार करना और खाने को इकट्ठा करना, ये इस काल की प्रवृत्ति थी। ठीक है, विशेषता थी। यानी आदि मानव क्या करते थे? शिकार करते थे, शिकारी होते थे, और खाने को इकट्ठा करके रखते थे अपने भविष्य के लिए। ठीक है, 2 दिन बाद फिर खाना है। और इसी काल में अग्नि का आविष्कार हो गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया है, याद रखो, सबसे पहले तो आप आगे ही जलाओगे ना खाना बनाने के लिए, तो ऐसे याद कर लो कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ था, परंतु मनुष्य ने इसका प्रयोग करना ठीक से सीखा नहीं था। ठीक है, आविष्कार हो गया था, लेकिन वो इसको काबू नहीं कर पाया था, और प्रयोग करना उसको नहीं आता था। ठीक है, इनका जो निवास था पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे, उनका निवास कैसा था? तो याद रखिए दोस्तों, ये शैलाश्रय लेते थे। आश्रय मतलब होता है सहारा, और शैल मतलब होता है पत्थर, यानी ये पत्थरों में घुस के रहते थे या गुफाओं में रहते थे। ठीक है, इनका कोई निश्चित स्थायी आवास नहीं था। ऐसे चलता जोगी रमता पानी की तरह चलते टहलते रहते थे, जहां गुफा उफा मिल गई वहीं रात गुजारे, कल फिर निकल लिए। ठीक है, ये खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता है जिनके कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। क्लियर? इसका दोस्तों देखिए, प्रमुख पुरा पाषाण कालीन स्थल और उनके क्षेत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो पहला स्थल मैंने लिखा है यहाँ पे, भीमबेटका। ठीक है, ये तीनों ही कालों से संबंधित है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण से। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, याद रखिए किसमें है? रायसेन जिला में है। यहाँ सबसे पुराने शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब गुफाओं में चित्रकारी किए थे, और शैलाश्रय यानी जहाँ पे वो रहते थे आदि मानव लोग। बस भाई, तो भीमबेटका कहाँ पे आपसे पूछ लेगा ऐसे, तो याद रखिए रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक, अगली है बेलन घाटी। तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश संबंधित है, और उत्तर प्रदेश आपका अपना प्रदेश है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से जाना चाहिए, यूपी स्पेशल में कभी आपसे पूछ सकता है। तो बेलन घाटी कहाँ पे है? तो दोस्तों मिर्जापुर, यूपी में। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों सोहन घाटी, ये पाकिस्तान में है। अतिरम पक्कम, यहाँ से भी कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, संभवतः तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक, हथनौरा जो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मानव खोपड़ी का पहला जीवाश्म मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मानव की खोपड़ी का पहला जीवाश्म कहाँ से मिला है? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक, अगला है नेवासा और चिरकी, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। अगला है कुरनूल, आंध्र प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तुंगभद्रा के किनारे। कमेंट करके आप बताएंगे कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये भी लिखना कि वो जिसकी सहायक नदी है, वो सहायक नदी की मुख्य नदी किस स्थान से निकलती है और कहाँ गिरती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है सिंघी तालाब, जो कि राजस्थान में स्थित है। इतनी बात क्लियर? अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में बहुत सारा कमेंट करना कि हाँ क्वेश्चन सर आपके बहुत अच्छे थे, कंटेंट बहुत अच्छा था,
हमें बहुत अच्छा लगा और हमको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो मैं और भी उत्साहित होऊँगा। ठीक है, आप कुछ नहीं कमेंट करेंगे तो मैं हतोत्साहित होऊँगा। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं। खोजकर्ता कौन है पूरा भाषण काल के? रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं। 30 मई 1863 में इन्होंने चिंगलपुर जिला तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान से एक लेटराइट मिट्टी में दबी हुई कुल्हाड़ी की खोज की थी। और इस काल का नाम किसने दिया था? जॉन लुबाक ने 1865 में। और 1865 में ही उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसी में इनका नाम लिखा था। प्रीहिस्टोरिक टाइम्स नाम की उनकी किताब थी। ठीक है, पूरा भाषण काल के स्थल और क्षेत्र थे। आपको बताया कि भीमबेटका एमपी रायसेन जिला, और यहाँ पे क्या मिले? गुफा चित्र मिले हैं। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर में है, अतरमपक्कम तमिलनाडु में, हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, यहाँ से मानो खोपड़ी का। ठीक है, ऐसे लिख लो, याद कर लो, हथनौरा खोपड़ी, हाथ में खोपड़ी। ठीक है, नेवासा और चिरकी महाराष्ट्र में है, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सिंगी तालाब राजस्थान। ठीक है, इस काल का मनुष्य कैसा था? शिकारी था और खाने को संग्रह करके रखता था, इकट्ठा करके रखता था आगे के लिए। ठीक है, दूरदर्शिता थी उसके अंदर। इतनी बात समझ में आगे होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल जो है उसको इंग्लिश बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज, मेसो का मतलब होता है मध्य से, और मेसो आ गया तो लड़कियां इसको भूलेंगे नहीं, शॉपिंग करती रहती है मेसो से। हालांकि उसकी स्पेलिंग अलग है, मेरे को नहीं पता, MEESO होती है, क्योंकि मैं नहीं करता शॉपिंग। ठीक है, मेसोलिथिक एज जो है वो 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व की है। ठीक, और मध्य पाषाण काल का के जो खोज करता है, याद रखिए, उनका नाम है CL कार्लाइल। ठीक है, इसमें मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड। तो CL कार्लाइल जो है वो मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता हैं। इन्होंने 1867 में इसकी खोज की थी, और ये मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र और वहां पे कहाँ पे? यूपी से संबंधित है। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य शिकार तो था ही, शिकारी तो था ही, इसके साथ साथ वो खाद्य संग्रहण तो करता ही था। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रांति आई है वो पशुपालक बन गया। क्या बन गया? उसने पशुओं को कंट्रोल करना सीख लिया। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि उसने किस जीव को पालतू बनाया, तो जैसा कि मैंने चित्र यहाँ बना दिया है, कुत्ते को उसने क्या बनाया? पालतू बनाया। ठीक है, कुत्तों का और मानव का बहुत पुराना साथ है, नदी किनारे सांप है। तो याद रखिए दोस्तों। और अगला चीज जो है, अग्नि का प्रयोग इसी काल में इंसान सीख चुका था। ठीक है, अग्नि पर कंट्रोल करना सीख चुका था, अग्नि का यूज करना सीख चुका था, मांस पका के खाने लगा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथिक युग। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। ठीक, और लिथिक को अभी बता दिया, चट्टान या पत्थर। तो इस काल का जो मनुष्य था वो उसके द्वारा बनाए गए उपकरणों में सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थर लगे होते थे। ठीक है, छोटे छोटे क्या लगे होते थे? पत्थर लगे होते थे। और इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया सूक्ष्म पाषाणिक युग या माइक्रोलिथिक युग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि माइक्रोलिथिक युग या सूक्ष्म पाषाणिक युग किस युग का एक और नाम है या अन्य नाम है, तो आपको याद रखना है ये हमारे मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, इस काल में दोस्तों जो आदि मानव थे कहाँ निवास करते थे? याद रखिए, नदी के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, नदी किनारे निवास करते थे। उनको पता था कि यहाँ पे हमको जल का स्रोत अच्छा मिलेगा और ये जीवन यापन के लिए आसान होगा, बढ़िया उबाल के भून के खाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थल और उनके क्षेत्रों की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा है बागोर। ठीक है, बागोर जो है राजस्थान में है, और यह कौठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे बड़ा, आपसे पूछेगा, इसे पूछेगा सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन है। ठीक, तो आपको बताना है वो है बागोर। बागोर है, बागोर, बागोर राजस्थान में। ठीक है, और यहीं से याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बागोर राजस्थान से। क्लियर। दूसरा पॉइंट है भीमबेटका। भी देखा, आपको बताया था ना, भीमबेटका तीनों में आता है। ठीक, तो भीमबेटका जो है वह MP में है। यहाँ के रॉक शेल्टर यानी चट्टानी आश्रय अपनी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में जो बनता था
हिरण, शेर, भाला इसे फेंक रहे हैं, तो वो सब कुछ ऐसे वही ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। तो वो ड्राइंग जो आपको मिलती है कहाँ पे मिलेगी, आप जरूर जाइएगा देखने भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है, दूर नहीं जाना है। अगला जो स्थल है दोस्तों वो है लांगनाज या लंगनाज, ये गुजरात में है। यहाँ पे माइक्रोलिथिक उपकरण और बड़ी संख्या में मानव के कंकाल मिले हैं, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे लांगनाज कहाँ पे है, ठीक है, तो मुंह बना के मत खड़े होना, वहां पे आप बताना कि गुजरात में। ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा एक दो बार, ठीक। अगला जो स्थल है दोस्तों हमारे यूपी से संबंधित है सराय नाहर राय, ठीक है। हमारे यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जो आंवले के लिए मशहूर है, वहां पर सराय नाहर राय नाम का एक स्थान है और वहां पे मानव कंकाल और झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ये भी इसी काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अगला दोस्तों है आदमगढ़। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आदमगढ़ के पास स्थित नर्मदा घाटी के पास स्थित यह स्थल पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आदमगढ़ से भी और बागौर दोनों से मिले हैं, ठीक है। बागौर आदमगढ़ दोनों याद रखिएगा। आदमगढ़ कहाँ पे, एमपी, बगल में बागौर राजस्थान, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिए महादहा बोले या दमदमा बोले, क्या बोले, दमदमा। एक्चुअली में महादहा, दमदमा, सराय नाहर ये सब यूपी के उसी क्षेत्र के आसपास के हैं जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में ही आसपास में ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, ये भी कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ को बोलते हैं पीबीएच, ठीक। महादहा उत्तर प्रदेश, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले, ठीक, और युगल समाधान मिले, यानी पति पत्नी का एक साथ डेड बॉडी उन्होंने क्या की थी, बरी यानी दफनाई थी, ठीक है, वो एक साथ मिले हैं और चूल्हे मिले हैं, ठीक। तो ये कई बार पूछा गया युगल समाधान कहाँ मिला है, तो महादहा या दमदमा आपको जो मिल जाए वो लगा दें, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण स्थल जैसे तिलवाड़ा राजस्थान में, पटाड़े महाराष्ट्र में है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है, ये भी प्रमुख है। बात में आई। ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि याद रखिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछे पशुपालन की शुरुआत कब होती है, तो याद रखिए मध्य पाषाण काल में, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा दोस्तों नव पाषाण काल, ठीक है। तो नव पाषाण काल, नव का अर्थ होता है नया, ठीक, यानी इस काल में कुछ ना कुछ नया हुआ है और नया के लिए एक शब्द आता है नियो, ठीक। तो नियोलिथिक एज इसको अंग्रेजी में बोलेंगे और नव पाषाण काल इसको हिंदी में बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछे इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 6000 से 1000 ईसा पूर्व है। और इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिए अगर विश्व स्तर पर बोलें तो वही सर जॉन लिबाक, जिनकी किताब का नाम क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है, इन्होंने ये टर्म दिया था। तो उसके साथ साथ अगर आपसे पूछे कि भारत में नवपाषाण काल के जनक कौन है, तो यानी याद रखिए उनकी भारत की खोज, भारत में की खोज इनकी किसने की थी नवपाषाण काल की, उनका नाम है डॉक्टर प्राइम रोज। क्या नाम है, डॉक्टर प्राइम रोज। और इन्होंने कब किया था, 1842 में किया था। कब किया था, 1842 में। और कर्नाटक के लिंगसुगुर, ठीक है, रायचूर जिले में पड़ता है, लिंगसुगुर नाम के स्थान पे उन्होंने पॉलिशदार पत्थर के औजार और कुल्हाड़ी खोजे थे, ठीक है, जिनका संबंध किससे था, नवपाषाण काल से था। क्लियर, बताइए क्लियर हुआ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अगली चीज जो है दोस्तों वो ये है कि इस काल में मनुष्य एक नई चीज सीखता है जिसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। मनुष्य अब खाने के लिए कृषि करना सीख गया, पशुपालन तो सीख चुका था, इसके साथ साथ वो स्थायी निवास अपना लिया था, ठीक है। अब वो घुमंतु यायावर खाना बदोश नहीं रह गया, उसने क्या किया, जमीन में गड्ढा बनाया, गड्ढे में रहना शुरू किया और उसको फिक्स कर दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह से वो सामाजिक होने लगा और पशुपालन किया, स्थायी निवास किया। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बहुत है ये भैया जिसका नाम है पहिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है भैया जिसका नाम है पहिया। पहिए का आविष्कार कब हुआ दोस्तों, तो पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में ही। और पहिया जब आया तो बहुत तेज से क्रांति होती है मनुष्य के जीवन में, ठीक। 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के रायसेन जिले के रायचूर जिले के लिंगसुगुर से पॉलिशदार पत्थर के औजार वगैरह खोजे थे। इसके बाद ही ली मेसोरियर नाम के एक विद्वान को, सबको कुछ काम था नहीं, कहीं चली गड्ढा खोदी,
तो ली मैसूरियर नाम के विद्वान ने 1860 में नवपाषाणिक उपकरण की खोज की। कहाँ पे? टोन्स नदी घाटी के पास से। ठीक है, आप फिर से कमेंट करके बताना कि टोन्स किसकी सहायक नदी है। ठीक है, यूपी में। उसके बाद इसका निवास आपको बता दिया, यहाँ पे गर्ता वास करते थे। गर्त मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, मैंने गड्ढा बना दिया, ले डूब जाएंगे। गर्त मतलब गड्ढा। गड्ढे में स्थायी आवास बना देते थे, वहीं पर रहते थे, आराम से खाते पीते थे, झिंगालाला हू हू करते थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल और उनके क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान संबंधित है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना नवपाषाण स्थल कौन है, तो मेहरगढ़ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में 7000 ईसा पूर्व संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सबसे प्राचीन साक्ष्य गेहूं जौ कहाँ बोया गया, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक, अब बुक्स में आता है कि लहुरा देव यूपी। ठीक है, लहुरा देव कहाँ पे है, तो याद रखिए दोस्तों, सफेद सफेद या पीला पीला लिख दें, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, जहाँ पे एक धोती चोर लड़की रहती थी। तो संत कबीर नगर लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये बात पुष्टि हुई है नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर, नवीनतम खोजों के आधार पर, सबसे नई खोजों के आधार पर। अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए अभी सबसे पुराना जो कृषि का साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव यूपी से। ठीक है, लेकिन पहले क्या बताते थे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। ठीक है, बुर्ज होम जो है कश्मीर में है और बुर्ज होम से गर्त आवास व कब्रों में पालतू कुत्ते और उनके मालिकों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कई बार क्वेश्चन कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बुर्ज होम कश्मीर में मिला है। ठीक है, बस भाई, श्रीनगर के पास है। उसके बाद गुफा कराल, गुफा कराल वो भी कश्मीर में श्रीनगर के पास है। इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, एक चीज और याद रख लो दोस्तों, कुंभकारी यानी कुम्हार वाला काम जो था वो भी कब शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है वो शुरू हुआ है इसी नवपाषाण काल में। ठीक है, यानी आप जो देखते हैं ना, कहाँ कुम्हार का जो चाक होता है उस पर वो मटका वटका बनाता रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस उसने कब शुरू किया, तो कब सीखा, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, तो गुफकराल या जो कश्मीर में है, इसमें से किसका साक्ष्य मिलता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रमाण मिलता है, पशुपालन के प्रमाण मिलता है। ठीक, अगला स्थान है चिरांद। चिरांद जो सारण जिला बिहार में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण बड़ी संख्या मिले हैं। ठीक है, और विशेषकर किसके हड्डी के, हिरण के सींग से बने हुए उपकरण मिले हैं। ठीक, अगला है दोस्तों कोलडीहवा, जो इलाहाबाद के पास में, प्रयागराज के बाद में है, बेलन घाटी यूपी। विश्व में चावल की खेती के सबसे प्राचीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चावल की खेती के सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले कहाँ से मिले, तो इलाहाबाद के कोलडीहवा से मिले हैं। ठीक है, अगला है चौपानी मांडो। ये देखिए दोस्तों, ग्रेवेयर्स यानी मृदभांड, मिट्टी के बर्तन जो सबसे पुराने मिले हैं विश्व भर में, वो कहाँ मिले हैं, चौपानी मांडो से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडो से मिले हैं। आप फिर से कमेंट करके बताना कि चौपानी मांडो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है, क्या वो यूपी में स्थित है या यूपी से बाहर स्थित है। दाउजली हेडिंग नाम का जो स्थल है वो भी नवपाषाण काल संबंधित है, वो असम में है। ठीक है, यहाँ से भी ये नवपाषाणिक सभ्यता के कुछ चीजें मिले हैं और लहुरा देव के बारे में आपको बताई दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फिर समझ में आ गया होगा। ये एक बार फिर समझा देते हैं। नवपाषाण काल जो है उसकी खोज भारत में 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले के इस पास से किया था और वहां पर उनको मिले थे पॉलिशदार चमचमाते कुल्हाड़ी और कुछ उपकरण। ठीक है, लिंगसुगुर में। और विश्व स्तर पर इसके जनक कौन है, तो सर जॉन लुबाक, जिन्होंने 1865 में अपनी किताब लिखी थी द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक, इसके बाद दोस्तों कृषि पशुपालन और स्थायी निवास इस काल की विशेषता थी। कृषि करना सीख चुका था इंसान, पशुपालन तो करता ही था, इसके साथ साथ उसका ठिकाना ठौर हो गया था, स्थिर हो चुका था। ठीक है, पहिए का आविष्कार इसकी एक विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता है। पहिए से उसके जीवन में क्रांति आई, सामान ले जाना, बोझड़ होना, बहुत सारी चीजों में फायदा हुआ। ठीक है, निवास कैसा होता था, तो गड्ढे में रहता था, गर्तावास इसको कहते हैं।
और कुंभकारी भी करता था। ली मैसेरियर ने 1860 में नौपाषाणिक उपकरणों की खोज की थी। ठीक है, कहाँ से? टोंस नदी घाटी से। टोंस कहाँ पे आपको बताना था। मेहरगढ़ में सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं किसके? कृषि के। लेकिन अभी लेटेस्ट खोजों के अनुसार लहुरा देव संत कबीर नगर से मिले हैं। ठीक है, इसके बाद बुरजहोम कश्मीर में गर्तावास मिला है साक्ष्य, और कब्र में मालिक को कुत्ते के साथ अपनाया गया है, ये भी साक्ष्य मिला है। अब ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कुत्ते को पहले दफनाया कि मालिक को, मालिक मर गया तब कुत्ते को मार डाला गया, या कुत्ता मालिक दोनों एक साथ मर गए, ये आपको नहीं क्लियर हो पाएगा। ठीक है, गुफकराल कश्मीर में, गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। इसका अर्थ है कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, और चिरान सारण बिहार में हड्डी के ऊपर मिली, विशेषकर हिरण के सींगों के लिए प्रसिद्ध है। कोल्डीवा जो है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में विश्व में चावल खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले? कोल्डीवा इलाहाबाद में, प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज है, ये प्रयाग। उसके बाद चौपानी मांडो आपको बता दिया कि यहाँ सबसे पुराने मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया हमारा पूरा, लेकिन फिर भी है अधूरा, कोई कहाँ पूरा होता है। तो इसके बाद दोस्तों आएगा ताम्रपाषाणिक काल। नहीं दिखाई दे रहा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कलर चेंज कर देते हैं ना, पीला है, उसके बाद सफेद कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसके बाद आपको पढ़ना है ताम्र पाषाणिक सभ्यता। ठीक है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता। जब इंसान धीरे धीरे पत्थर से मेटल की तरफ बढ़ता है, तो सबसे पहले जो मेटल उससे रूबरू होता है जिससे वो, तो वो कौन थी? तांबा थी। ठीक है, तो तांबा के लिए शब्द आता है टेक्निकल कैल्को। क्या आता है? कैल्को। और पत्थर के लिए आपको बताया लिथिक। ठीक है, इसीलिए ये सभ्यता कहलाई कैल्कोलिथिक सभ्यता। ठीक है, कैल्को मतलब क्या हुआ? कैल्को का मतलब हुआ तांबा। तांबा तो जानते ही होंगे, कॉपर। ठीक, और लिथिक का मतलब किससे हुआ? पत्थर से। अब इंसान केवल पत्थरों तक सीमित नहीं हो गया, उसने धातुओं की खोज की, और धातु में सबसे पहले जिससे वो फायदा प्राप्त करता है वो है तांबा। ठीक है, इसके साथ साथ अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे महापाषाणिक सभ्यता, जो विशेषकर दक्षिण भारत के क्षेत्र जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि से संबंधित थी। इस काल में मनुष्य क्या करता था? अपने मृतकों के अवशेषों को बड़े बड़े पत्थरों में सुरक्षित करके रखता था। ठीक है, महा का इंग्लिश में वर्ड होता है मेगा। मेगा 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 मीटर, तो मेगा मतलब होता है महा, और पाषाण के लिए शब्द फिर से क्या आएगा? लिथिक। बस में, तो मेगालिथिक एरा और कैल्कोलिथिक एरा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करें ढेर सारा, ताकि हमको मिले उत्साह बहुत सारा। एक वीडियो बनाने में नानी याद आ जाती है और आंखों में पानी आ जाता है। इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, हमको वायरल करें। प्लीज़ सबको सब्सक्राइब करें, करेंगे ना? ठीक है, तो ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता और महापाषाणिक सभ्यता हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।